नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का यूनिट वन का। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कवर करवा दिया है, जिसमें हमने देखा था कि अवधारणा क्या है, संघर्ष की समझ, ये सब हमने जाना था। और उसके बाद हमने पार्ट 2 जो है उसमें हमने देखा कि संघर्ष समाधान क्या होता है, संघर्ष परिवर्तन क्या होता है और संघर्ष प्रबंधन क्या होता है। ये 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड के अंदर हम देखेंगे शांति, निर्माण, संकल्पना और अर्थ। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। इससे पहले ये जितनी भी वीडियो है मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप उन वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आखिरकार हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो। अब यहाँ से जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो पूछता है कि शांति निर्माण क्या होता है। ठीक है, पहला तो आपको यही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका महत्व पूछ लेगा कि वर्तमान में शांति निर्माण का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन आपसे इस टाइप से कुछ पूछेगा कि आप ये समझिए, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं या चाहे वो नेशनल एजेंसी हो या क्या क्या कारक हैं या क्या क्या एजेंसी हैं जो कन्फ्लिक्ट और पीस बिल्डिंग को डेवलप करती हैं। यानी कि जो पीस बिल्डिंग है, जो शांति निर्माण है, शांति निर्माण को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती हैं, क्या क्या फैक्टर हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि शांति निर्माण क्या होता है। देखो, जैसा कि बच्चों आपको शांति निर्माण नाम से ही पता लग रहा है, निर्माण का अर्थ होता है बनाना और शांति का मतलब होता है शांत, यानी कि शांत माहौल को बनाना, यानी कि शांत वातावरण को बनाना ही शांति निर्माण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, शांति निर्माण की परिभाषा समझ लेते हैं। मैंने परिभाषा आपको 4-5 लाइनों में लिखी है, जो आपको याद हो जाए आप वो लिख देना, नहीं तो आप सारे ही लिख देना। वैसे सब की सब इजी ही हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शांति निर्माण ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संघर्षों को सुलझाया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट है या जो भी संघर्ष है उन सबको सॉल्व या सॉल्यूशन निकाला जाता है, यानी कि संघर्षों को सुलझाया जाता है। शांति निर्माण मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की प्रक्रिया है। यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शांतिपूर्ण ढंग से या शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद जो होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, उनको सुलझाती है। ठीक है, अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल समझें तो आपने देखा होगा युद्ध के समय जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो उस टाइम पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। तो उसका काम क्या है कि आने वाले जो भविष्य में जो भी युद्ध है उसको रोकना। तो यानी कि कन्फ्लिक्ट बिल्डिंग एंड जो हम पढ़ रहे हैं अपना कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पीस बिल्डिंग यानी कि शांति निर्माण कौन करता है, कोई भी कर सकता है, मीडिएटर करता है बेसिकली वो। अगर इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि दो देशों के बीच में, मान लो पाकिस्तान है और भारत है, इनके बीच में कोई तीसरा देश बोलेगा। हाँ, बोल सकता है, लेकिन फिर अगर मान लो तीसरा देश अगर पाकिस्तान के हित में बोलेगा तो भारत को बुरा लग जाएगा, और वो भारत की साइड से बोलेगा तो पाकिस्तान को बुरा लग जाएगा। तो कोई देश नहीं बोलता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलो कि कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, ए बी से समझ के चलो, ये ए और बी की लड़ाई हो रही है। अब सी बीच में बोलेगा, चाहे ये बोले इसके संग चाहे सी इसके संग बोले, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को बुरा लगेगा। बी के साइड से बोलेगा तो ए को बुरा लगेगा और ए की साइड से बोलेगा तो बी को बुरा लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में कोई ना कोई मीडिएटर आता है बीच में, उसको शांति स्थापना के लिए, ताकि वो लड़ाई ना हो। तो शांति जो स्थापना के लिए जो मीडिएटर आता है वो बेसिकली कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कानून हो सकता है, कोई नियम हो सकता है ना, या कोई एनजीओ वगैरह जो सरकारी संगठन होते हैं वो हो सकता है। वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर लड़ाई है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको पता है कि अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, आगे हम पढ़ेंगे। नेशनल लेवल पे होगा तो नेशनल लेवल पे हमारे जो भारत के अंदर आपको पता है संविधान है, तो संविधान में सभी चीज़ों के बारे में लिखा है कि अगर ऐसा हो तो हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो तो हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। अब आगे देखिए, संघर्षों के समाधान पर जोर देती है, यानी कि ये जो शांति निर्माण है ये क्या करती है, समाधान पर जोर देती है, यानी कि सॉल्यूशन निकालने पर ज़्यादा इनका फोकस रहता है। शांति निर्माण न संघर्ष को रोकता है बल्कि समाज को विकास की ओर ले जाता है। जाहिर सी बात है, एकदम मतलब बहुत सिंपल सिंपल वर्डों में लिखा है। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इन चीज़ों को समझने में भी, तो फिर आगे आप लोग कैसे करोगे, क्योंकि आगे आपको आयाम वगैरह भी पढ़ने हैं। अब जितनी इजी लैंग्वेज हो पाई मेरे से, मैंने यहाँ पे उतनी ही इजी लैंग्वेज लिखी है कि शांति निर्माण जो है ना, वो संघर्ष को ही नहीं बल्कि जो हमारा समाज है उसको विकास की ओर भी ले जाता है। जाहिर सी बात है, अगर संघर्ष कम होगा, मान लीजिए गवर्नमेंट है, यहाँ पर पब्लिक के बीच में संघर्ष कम होगा, किसी समुदाय के बीच में या धार्मिक मामलों को लेकर कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो विकास की ओर ध्यान देगी, समाज का विकास करेगी। नहीं तो सरकार क्या करेगी, सरकार इन मुद्दों पर ही उलझी रह जाएगी और वो विकास की ओर ध्यान नहीं देगी। तो ये होता है, ठीक है। अब जितना आपने यहाँ पे अभी तक पढ़ा, जितना भी आपने यहाँ पे अभी तक समझा, वही आपको इसकी विशेषताएं में लिखनी है। ऐसा कोई नहीं कि भाई पता नहीं विशेषता में हमें क्या लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने अभी तक इसमें पढ़ा है वही आपको विशेषता में लिखना है। सबसे पहले देखिए, हमने वहाँ पे देखा ना विकास, तो इसकी विशेषता क्या होती है, शांति निर्माण से क्या होता है। अब आप ही समझो, अगर मैं बोलूँ कि जैसे कहीं आपने अपना घर ले लिया, तो उस घर की क्या विशेषता है, आप ये बोलोगे घर बड़ा है, छोटा है, सुंदर है, पेंट नहीं है, ईंटों से बना हुआ है, या जो भी है विशेषता होती हैं। तो इसी टाइप से शांति निर्माण की विशेषता क्या है कि विकास की नींव रखता है। यानी कि शांति निर्माण की पहली विशेषता ये है कि ये विकास की नींव रखता है। विकास की नींव कैसे रखता है, क्योंकि शांति निर्माण जो संघर्ष है उसको कम करता है, जिसके कारण जो विकास है वो बढ़ता है। निर्माण के द्वारा यहाँ पे समाज आएगा, समझ हो गया, समाज में या राज्य में विकास किया जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है ना, अप डाउन वाले एरो से, अगर यहाँ पर डाउन में जाएगा एरो, यानी कि संघर्ष कम होगा, तो गवर्नमेंट है या जो कोई भी है वो दूसरी ओर ध्यान देगा, तो जाहिर सी बात है विकास होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इससे इंटरलिंक करके लिखना है। उसके बाद देखिए, रणनीतियाँ, संचार, बातचीत, मध्यस्थता, यानी कि यहाँ पे थोड़ा ये अलग होगा, रणनीतियाँ, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी रणनीति को अपनाया जाता है, चाहे वो संचार हो, बातचीत के माध्यम से हो या मीडिएटर के काम से हो। तो देखिए, शांति निर्माण जो है ना, शांति निर्माण की दूसरी विशेषता है कि रणनीतियाँ, अर्थात शांति निर्माण करते समय काफ़ी सारी रणनीतियों को अपनाना पड़ता है, जिससे कि शांति निर्माण हो पाए, जैसे संचार, बातचीत, मीडिएटर वाला मध्यस्थ, ताकि युद्ध की स्थिति को रोका जाए। अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल लेवल पे दो देश लड़ाई कर रहे हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे किसी राज्य को लेकर हो रहा है या किसी नदी को लेकर के हो रहा है, तो उनके बीच में मीडिएटर का काम करना, ताकि वो मतलब वैसे तो युद्ध होता ही होता है, अगर दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ तो युद्ध को रोकना, अर्थात शांति का निर्माण किया जाए। तो यही है, कुछ बहुत सारी रणनीतियों को अपनाना पड़ता है। उसके बाद देखिए, प्रकृति जो होती है ना इसकी व्यापक होती है। एक होता है संकुचित, जो होती है बहुत कम, यानी कि आप ये समझो, संकुचित का मतलब जैसे होता है ना बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, वो। और व्यापक मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ। तो इसकी प्रकृति जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। अब मान लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर के कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हर चीज़ उसकी प्रकृति पूरी देखनी पड़ेगी कि सामाजिक कारण क्या हो सकता है, आर्थिक कारण क्या हो सकता है, राजनीतिक कारण क्या होगा। इसी टाइप से हम इसमें आयाम भी देखते हैं, बहुआयामी दृष्टिकोण होता है। कोई सॉल्यूशन निकाला है तो सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। कई बार क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, जैसे नायक मूवी है, या पता नहीं शायद नायक नायक ही है शायद, है ना, जिसमें वो एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अनिल कपूर जी। तो उसमें क्या है, इसमें भी आपको एक टाइप से अगर समझने की कोशिश करोगे तो कन्फ्लिक्ट के ऊपर ही है कहीं ना कहीं वो मूवी। थोड़ी बहुत देखोगे 10-20% तो कन्फ्लिक्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा उसमें। आपको पता है ना, जैसे कि कुछ बस वगैरह का एक्सीडेंट होता है उसमें, है ना, फिर अनिल कपूर वहाँ पे क्या करता है, इंटरव्यू लेते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो बोलते हैं कि हमें तो आगे से ही मना किया गया। फिर क्या कहते हैं, आपने उसमें एक डायलॉग सुना होगा
कि जो वहाँ पे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसके 4 पैर है, जिसमें से एक पैर का स्टूडेंट है, मतलब एक पैर का मतलब है स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट उनको वोट दे रहे हैं। तो इस टाइप से अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल रहा है तो उसका दृष्टिकोण क्या हो सकता है, राजनीतिक स्तर पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, जो जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो। तो यहाँ पे बस यही बताया गया है कि जो इसकी प्रकृति होती है वो व्यापक होती है। हमें किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ताकि किसी भी समुदाय को या किसी भी राज्य को ठेस ना पहुंचे, और सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक समझकर कोई शांतिपूर्ण तरीका यानी कि हल निकाला जाए। ठीक है। अब देखिए, दृष्टिकोण बहुआयामी होता है। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? विज़न, मतलब देखने की जो दृष्टि होती है ना, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सामाजिक की ओर से देखो। अगर मान लीजिए कि किसी जेंडर को लेकर लड़ाई है, ठीक है, जैसे आपको पता है कि लिंग भेद को लेकर कन्फ्लिक्ट मान के चलिए कि हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी मीडिएटर होगा या जो शांति निर्माण करने वाली जो भी संस्था होगी, उसका विज़न क्या होगा? दोनों तरफ होगा, मेल की साइड भी होगा, मेल दृष्टिकोण से भी वो मुद्दे को समझेगा और फीमेल की दृष्टि से भी वो मुद्दे को समझेगा। तो यही बात है, वहाँ पे बेसिकली आपको लिखना है कि क्या 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 क्षेत्र हैं। अब ये लड़ाई जो हो रही है फीमेल और मेल की, वो किस विषय पर हो रही है? सामाजिक विषय है, उसका आर्थिक स्थिति, मतलब आर्थिक पे भी कोई प्रभाव पड़ रहा है, ये सब देखना होता है। और दृष्टिकोण मतलब दोनों तरफ से हमें वो चीज़, विज़न दोनों तरफ से देखना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। शांति निर्माण की यह चौथी विशेषता है जिसके अंतर्गत दृष्टिकोण को बहुआयामी रखा जाता है, अर्थात हर क्षेत्र में पूरा ध्यान दिया जाता है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक या सांस्कृतिक हो। समस्या को सुलझाने से पहले उसके सभी बिंदुओं तथा तथ्यों को ध्यान से समझा जाता है और सभी प्रभावों को भी देख कर ही कोई शांतिपूर्ण तरीका अपनाया जाता है, ताकि किसी भी क्षेत्र पर या किसी भी समुदाय पर उस चीज़ का गलत असर ना पड़े। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको चारों के चारों पॉइंट जो हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए, पांचवी जो विशेषता है ना, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। जैसे हमने अभी व्यापक देखा, दृष्टिकोण देखा, क्योंकि देखो अब हम अगर अभी हम लोग इतने समझदार नहीं हैं, अगर हमें कुछ बोल दे कि भाई आपको सॉल्यूशन करना है, तो क्या हम सॉल्यूशन कर पाएंगे किसी भी चीज़ का? मान लो कोई दो राज्यों के बीच में नदी को लेकर लड़ाई हो रही है, तो क्या हम सॉल्यूशन कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना तजुर्बा नहीं है। तो जो जिनके अंदर तजुर्बा होता है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए भी ना कई बार क्या होता है कि ये जो शांति निर्माण करना है ना, कई बार चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है, क्योंकि उन्हें अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ती है कि दोनों आखिर चाह क्या रहे हैं, दोनों की लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही है, किस मुद्दे पर हो रही है, मुद्दे को कैसे हम सही तरीके से सुलझा सकते हैं। तो यही होता है चुनौतीपूर्ण कार्य। तो शांति निर्माण की पांचवी विशेषता है ये, कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि शांति निर्माण करते समय सारी सावधानियों को बरतना पड़ता है कि वही चीज़ की किसी भी समाज को या समुदाय को, अगर धार्मिक को लेकर, मतलब धर्म को लेकर लड़ाई है, तो किसी भी धर्म के ऊपर ठेस ना पहुँचे, है ना, ताकि किसी भी समुदाय या किसी भी राज्य को ठेस ना पहुँचे। सभी क्षेत्र को बराबर अभिव्यक्ति यानी अपनी बात को रखने का अधिकार दिया जाए, ताकि वह भी अपनी बात रख सके और वो भी इस चीज़ से संतुष्ट रहें कि चलो हमारी बात सुनी गई। क्योंकि कई बार आपने कोर्ट में देखा होगा, वो कोर्ट का काम क्या होता है? कोर्ट का काम ही यही होता है, जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो संघर्ष होता है, उसको सॉल्यूशन करना, और कहें तो न्याय, हमें न्याय दिलाना, है ना, यही चीज़ होता है कोर्ट का काम। दो ही काम होते हैं। पहला काम क्या है कि शांति की स्थापना, पहला काम क्या है? शांति की स्थापना, और दूसरा काम जो है वो न्याय देना, यही है। अब उनके लिए भी देखिए कितना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि दोनों को पूरा का पूरा डीप समझते हैं कि स्टार्टिंग से क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, कौन कौन कड़ी, मतलब जो पूरा पहलू है, कौन कौन सी कड़ियाँ बीच में उसमें जुड़ी हैं, आपने देखा होगा अक्सर, तभी तारीख पे तारीख आगे मिलती है। क्योंकि उनके लिए भी कई बार जो है ना, किस विषय पर लड़ाई हुई है वो समझना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो ये तो आपकी विशेषता थी। कई बार पूछ लेता है, हालांकि इतनी बार तो नहीं पूछा है। जो आपसे पूछेगा वो विधिया पूछेगा, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार समझ में आ गया तो लिख तो आप अपने आप ही लोगे। देखिए, इसमें आपको लिखना है शक्ति संतुलन। इसका मतलब होता है, ये ना एक थ्योरी है, थ्योरी का नाम है बैलेंस ऑफ पावर। क्या नाम है? बैलेंस ऑफ पावर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है।
यानी कि शक्ति का संतुलन करना। नाम से ही पता लग रहा है शक्ति संतुलन। यानी कि अभी देखो यहाँ पे जो थोड़ा डायग्राम बना है ना, उससे समझो। ए और बी का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मतलब ये है, मान लो ए एक देश है या समुदाय है, या बी एक देश है या समुदाय है। आप ना भी समुदाय मत समझो, आप ना देश से समझो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी देश का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, क्योंकि समझाने में कई बार क्या होता है ना, कि कुछ वर्ड मुंह से निकल जाता है, फिर बच्चे ना उस चीज़ को नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं कमेंट में, कि आपने ऐसा बोल दिया, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वो सब चीज़ें जो है ना, समझाने के लिए बोली जाती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ए और बी का यूज़ कर रही हूँ, किसी भी देश का नाम यूज़ नहीं करूँगी। मान लीजिए ए एक देश का नाम है और बी दूसरे देश का नाम है। अब समझ के चलो कि बी देश के पास अगर ज़्यादा शक्ति हो जाएगी, यानी कि ए यहाँ है और बी देश के पास ज़्यादा शक्ति हो जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो किसी की बात नहीं मानेगा। उसे क्या लगेगा, भाई सारी शक्ति मेरे पास है, सारी शक्ति मेरे पास है, और फिर वो क्या है, ए पर हावी हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा मानो कि ए के पास सारी शक्तियाँ हैं, बी के पास शक्ति कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए हावी हो जाएगा कि नहीं, मेरे पास सारी शक्तियाँ हैं, मैं तो किसी की बात नहीं सुनूँगा। तो क्या शांति निर्माण हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शांति निर्माण में क्या है कि दोनों पक्षों को झुकना पड़ता है, कहीं न कहीं, दोनों पक्षों को ही झुकना पड़ता है, ठीक है? हाँ, ये बात अलग है कि एक ज़्यादा झुकता है, दूसरा कम झुकता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, तो ए क्या है, बी पर हावी हो जाएगा। अब इसको शक्ति संतुलन क्या है? जो पावर ऑफ बैलेंस क्या है? यानी कि दोनों की शक्तियों को बराबर करना। दोनों की शक्ति अगर बराबर हो जाएगी तो क्या वो कभी आपस में लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ेंगे। अब आप ही लोग समझो, जैसे आप अपनी क्लास का एग्जाम्पल समझो। क्लास का एग्जाम्पल दूंगी तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है, क्लासमेट होता है ना, मान लो स्टूडेंट है और ये मॉनिटर है। अब मॉनिटर यहाँ पे शक्तिशाली होता है, थोड़ा बहुत शक्ति उसके पास होती है, कभी भी खड़ा कर देगी, रिबन नहीं है, फ़ाइन काट लिया, या मतलब चोट ही नहीं है तो फ़ाइन काट लिया, है ना? तो यहाँ पे मॉनिटर क्या है कि उसके पास थोड़ी शक्ति ज़्यादा होगी। अब बेसिकली वो भी चीज़ संघर्ष है, लेकिन वो इतना बड़ा संघर्ष नहीं है, छोटा संघर्ष है। लेकिन समझने के लिए आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बताना क्या चाह रही हूँ। तो इसमें क्या है कि मॉनिटर किसी की बात नहीं मानेगी। क्यों? उसे क्या लगेगा कि भाई मैं ही मैं हूँ, जो हूँ मैं ही मैं हूँ, है ना? तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों मॉनिटर हैं, 2 मॉनिटर है, तो क्या वो दोनों एक दूसरे को बोल पाएँगे कि भाई तेरी चोटी नहीं है, वो बोलेगी तेरी चोटी नहीं है, तेरा फ़ाइन कटेगा, कोई नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की शक्ति बैलेंस है, यानी कि दोनों के पास ही इक्वल पावर है। वो बोलेगी मैं तेरा फ़ाइन काट दूँगी, तो वो बोलेगी ठीक है मैं भी तेरा फ़ाइन काट दूँगी। वो बोलेगी मैं मैम को बोलूँगी तूने मेरे संग ऐसे बोला, वो बोलेगी चल मैं भी ठीक है तू बोल, मैं भी ऐसे बोल दूँगी। तो वही चीज़ होता है, जब 2 देशों के बीच में शक्ति संतुलन होती है ना, तो वो लड़ाई कभी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे हम दोनों की शक्ति बराबर है, और अगर लड़ाई हुई तो दोनों की ही जान और माल, सॉरी क्या बोल रही हूँ, जान और माल की हानि होगी। दोनों को ही ये लगेगा कि नहीं भाई, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, बम है। भाई अगर ये ए मान लो ए एक बम फेंकेगा तो बी क्या कम है? बी भी 2 बम फेंक देगा, क्योंकि दोनों की शक्ति बराबर है। और शक्ति बराबर रहेगी तो फिर ए भी डरेगा कि भाई नहीं बी मेरे पे बम फेंक देगा, बी डरेगा कि नहीं भाई ए मेरे पे बम फेंक देगा। तो फिर उस कंडीशन में क्या है, अगर दोनों की शक्तियाँ बराबर रहेगी ना, तो फिर वहाँ पर क्या है कि युद्ध की स्थिति बहुत कम होती है कि वहाँ पे युद्ध वगैरह हो पाए। जैसे कोई भी एग्जांपल अब भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो अपने अड़ोस पड़ोस का ले सकते हो। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो पुलिस वालों से मिला हुआ होता है ना, क्योंकि मतलब उनके उनके घर में आना जाना होता है पुलिस वालों का, है ना। तो फिर वो क्या है कि ज़्यादा अपना दिखाता है गली और मोहल्ले में कि नहीं भाई सब कुछ जो है वो तो मैं ही हूँ, ठीक है। अब यही चीज़ है वहाँ पर। अब अगर 2 प्रॉपर्टी डीलर एक साथ रहेंगे, ये एक गली का प्रॉपर्टी डीलर है, ये दूसरी गली का प्रॉपर्टी डीलर है, तो दोनों ही आपस में लड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भाई पुलिस के संग तो इसका भी नाम है, मतलब इसकी भी पहचान है पुलिस से पहचान मेरी भी है। वो भी ये सोचेगा, तो वो सोचेगा भाई कुछ फ़ायदा नहीं, इसको रफ़ा-दफ़ा करते हैं, मतलब शांति का निर्माण करते हैं, वही चीज़ होती है। अब इतने से भी 3 एग्ज़ाम्पल दे दिए, आशा करती हूँ आपको इतने छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा पॉइंट जो है वो है इंटरनेशनल लेवल जो होता है, यानी कि जो कानून बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर देखिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसा लॉ होगा
क्योंकि देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ना कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, बच्चों वाला नहीं पढ़ रहे हैं कि रिबन के लिए पैसा काट दिया या स्कूल लेवल पे या घर के लेवल पे, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। हम इसको पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो हमें किसी और किसी ना किसी राज्य के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है, या आप मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे ही हमें इन चीज़ों को समझना होता है। वो एग्जाम्पल मैं आपको छोटे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब अगर इंटरनेशनल लेवल पर कानून अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई कभी होगी ही नहीं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून शांति निर्माण की विधि में शामिल है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून सही होगा तो समान में ऐसी स्थिति, समान नहीं समा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आप लिख लेना। अगर मतलब कहने का मतलब खाली इतना है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर कानून जो है वो अच्छा होगा तो समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए प्रेरित किया जाता है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा विभिन्न देश के बीच सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है, जिससे शांति निर्माण होता है। अभी जैसे मान लीजिए अब इंडिया है और रूस है, इंडिया और रूस का क्या अच्छे संबंध है, इंडिया और अमेरिका के अच्छे संबंध है, तो क्या लगता है आपको कि इनकी लड़ाई हो पाएगी? नहीं, इनकी लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके अच्छे संबंध है। अच्छे संबंध क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर लॉ जो है वो अच्छे हैं। अब जैसे एलपीजी की नीति है, एलपीजी की नीति को बहुत सारे देशों ने अपना रखा है, चाहे बात करें हम इंडिया की चाहे दूसरे अदर कंट्री की, तो उन्होंने भी अपना रखी है एलपीजी की नीति, है ना, और हमने भी अपना रखी है। अब उनके देश से हमारे देश में कुछ आता है और हमारे देश से उनके देश में कुछ जाता है, तो वहाँ पे क्या है, ये एक इंटरनेशनल कानून है, एक ये कानून ही हुआ ना, ये एक कानून है जिससे क्या है कि मतलब दोनों के वातावरण तो नहीं खैर कह सकते हैं कि जो दोनों के विचार है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर कानून सही रहेंगे तो ऐसा फिर नहीं होगा। आगे कुछ और हम समझ लेते हैं। वार्तालाप यानी कि बातचीत के द्वारा भी हम जो है इसको सुलझा सकते हैं। समझौते के द्वारा, एग्रीमेंट आपने अक्सर पढ़ा होगा, कई सारे एग्रीमेंट आपने देखे भी होंगे, हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाए भी हैं। तो एग्रीमेंट द्वारा भी हम शांति निर्माण जो है वो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम यही होता है शांति की स्थापना करना, है ना। अब यहाँ पे आपसे बोला क्या है, देखो सही से क्वेश्चन पढ़ोगे ना अपने आप आंसर लिख लोगे। विधि तो पूछी है, मतलब क्या क्या वे हो सकते हैं शांति निर्माण के, तो दोनों की शक्ति को बराबर कर दो, पहला। दूसरा क्या है, अच्छा सा कोई कानून बना दो, कोई कानून रहेगा तो लड़ाई नहीं होगी। बात अगर को मान लो, एक पल को मान लो लड़ाई हो भी रही है, किसी भी चीज़ को लेकर संघर्ष है, तो दोनों देशों के बीच में आपस में वार्तालाप करवा लो या बातचीत करवा लो, तो हो सकता है कि शांति, मतलब जो भी उनका कन्फ्लिक्ट है वो पीस में बदल जाए। समझौते के द्वारा कि भाई एक चलो नदी को लेकर के मान लो लड़ाई है, तो आप भी यूज़ करो मैं भी यूज़ करूँगा, ऐसी ऐसी कंडीशन में ये होगा और ऐसी ऐसी कंडीशन में ये होगा, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग वो लोग अपना एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उनके द्वारा। और देखिए आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप ना करना, सबसे बड़ा चीज़ है ये। देखिए अभी हाल फिलहाल अभी पता नहीं आप लोग न्यूज़ देखते हो कि नहीं देखते हो, अभी आपको पता है जो हमारा पड़ोसी देश जो है ना बांग्लादेश, वो हमसे ना गुस्सा हो रखा है ना। अब वो हमसे गुस्सा क्यों हो रखा है, वो हमसे गुस्सा होकर चीन चीन के साइड मिल रखा है। अब वो हमसे गुस्सा क्यों हो रखा है, बांग्लादेश का कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर ना लोकतंत्र है। अब वो ये चाह रहा है बांग्लादेश कि हमारा जो लोकतंत्र है ना वो सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो भारत उसमें हस्तक्षेप करे, भारत उस पर कुछ ना तो कुछ टिप्पणी दे। क्यों? क्योंकि हम उसके पड़ोसी देश हैं। तो भाई भारत के अंदर ये आदत नहीं है कि वो किसी भी घर के बगल में जाके घुस के कुछ भी उनके घर में कुछ भी जाके बोल के आए, तो नहीं, हमारे भारत के अंदर ना ये आदत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश से भी हमारे जो रिलेशन है थोड़े से खटा रखे हैं, मतलब अच्छे नहीं हैं। तो यही है कि किसी के भी आंतरिक विषयों में ना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब एक पल को सोचो, अगर इंडिया है, इंडिया बांग्लादेश के वहाँ पे जाके, मतलब अगर मोदी जी वहाँ पे जाके कुछ स्पीच भी दे दे या कुछ भी ऐसा जाके करे, तो क्या वो सही चीज़ है? नहीं, वो राइट वे नहीं है। क्या पता वहाँ के लोगों को उस चीज़ का बुरा लग सकता है या हमारे इंडिया के लोगों को उस चीज़ का बुरा लग सकता है, फिर क्या है, कन्फ्लिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा कि भाई बाहर के लोगों ने आकर हम पे कैसे बोला, है ना।
और हमें क्या लगेगा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री वहाँ क्यों गए ऐसा बोलने के लिए। तो होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसी एक गलती आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता, राजीव गांधी जी ने की थी। राजीव गांधी जी ने ऐसी ही गलती की थी जब उसका श्रीलंका का और जो दक्षिण में जो समुदाय है उनके बीच में युद्ध हुआ था। पूरी कहानी पढ़ना कि राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई थी, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बहुत लंबी स्टोरी है, अभी तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी कि क्या हुआ था, लेकिन यही हुआ था कुछ, ठीक है। शांतिपूर्ण नीति में विश्वास रखना, यानी कि अगर जिसके भी बीच में लड़ाई है या मान लो लड़ाई नहीं भी है, अगर हम पहले से ही शांतिपूर्ण नीति को अपनाएंगे, उसमें विश्वास रखेंगे, ए और बी है, मान लो पहले से शांतिपूर्ण नीति में विश्वास रख रहा है, तो क्या कभी लड़ाई होगी भविष्य में? नहीं, कभी भी भविष्य में लड़ाई नहीं होगी। एक जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा वो, और एक ये आप ये समझो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन में मतलब आपके पेपर में जो रिपीट होते हैं कई बार, जो है ना वो पूछ लेगा कि शांति निर्माण में विभिन्न कारक और एजेंसी की भूमिका। एजेंसी दो टाइप की होती हैं, एक आप ये समझो नेशनल लेवल पे हो सकती हैं और एक इंटरनेशनल लेवल पर हो सकती हैं। और भी है, अब नेशनल की बात करो तो इसमें भी दो टाइप है। एक आप ये समझो कि प्राइवेट भी हो सकती हैं और एक गवर्नमेंट भी हो सकती है। प्राइवेट मतलब जैसे कि एनजीओ वगैरह होते हैं, और सेम इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसी हो सकती हैं एजेंसियां। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन को समझने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ बोलूँगी, वो चीज़ आप सपोज़ करो। जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, अब आपको ना कहीं पे ना एक घर खरीदना है अच्छा सा। अब घर खरीदना है तो कैसे खरीदोगे, क्या क्या सोचोगे उसके लिए, घर के लिए? अब काफ़ी सारे बच्चे माइंड में सोच रहे होंगे कि हम सोचेंगे थोड़ा बड़ा घर हो, घर में मतलब ऐसा घर बना हो, ऊपर की सीलिंग डेकोरेट हो, है ना, यही सोचोगे, ऊपर की सीलिंग डेकोरेट हो, और मतलब वॉशरूम अच्छा हो, और किचन बढ़िया बना हो, गैलरी हो, बाइक रखने के लिए क्या हो, स्पेस हो, है ना, यही सब सोचोगे। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। अब अगर हम पढ़ रहे हैं शांति निर्माण में विभिन्न कारक, तो ऐसे ही अगर हम घर खरीद रहे हैं तो घर खरीदने के जो फैक्टर, कारक को बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर। घर खरीदते हैं या हमें कहीं घर खरीदना है, तो क्या क्या फैक्टर हैं जो उसे अफेक्ट कर सकते हैं किसी घर को? तो क्या हो सकता है? ये जो आपने सोचा होगा सीलिंग डेकोरेट हो, ये सब नहीं होता है। बेसिकली फैक्टर वो होता है जैसे वहाँ पे जो इन्वायरमेंट हो, जो वातावरण हो वो अच्छा हो, आसपास में सुविधाएं हो, क्या हो आसपास में? सुविधाएं हो। इसके अलावा क्या हो सकता है आप मुझे बताओ, आपको तो नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। सुविधाएं, फिर आप अपना वो देखोगे कि भाई मुझे इतनी ज़रूरत है घर में कम से कम 5 कमरे हों, कमरे कैसे भी बने हों। फिर आप सोचोगे कि मेरे पास मतलब 10 लाख रुपए हैं, कम से कम 10 लाख के अंडर में घर मुझे मिल जाए। फिर आप क्या सोचोगे, वहाँ पे नालियों वगैरह की व्यवस्था अच्छी हो, ऐसा नहीं भाई किसी कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी घर खरीद लिया, नालियों का जो पानी का जो आवागमन है वो थोड़ा सही हो, सारी सुख सुविधाएं मिलें। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं जब हम घर लेते हैं। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से, कभी भी कोई नया घर खरीदना होता है तो क्या बोलता है, भाई सोसाइटी में घर खरीदेंगे, सोसाइटी में लोग अच्छे होते हैं, सबको अपने घर से मतलब होता है ना, और सब वहाँ पे शांति से रहते हैं, पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया मिलता है, गार्डन मिलता है हमें वहाँ, और जैसे कि पूजा करने के लिए मंदिर मिल जाता है आसपास में, और हॉस्पिटल वगैरह सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, है ना, और घर भी बढ़िया होता है। तो यही चीज़ है, यही कारक जो हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं हमारे घर को। तो ऐसे ही शांति निर्माण को ना कुछ कारक होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। अभी आप जो लिखा है ना, आप समझ गए होगे कि क्या लिखा है। तो कुछ कारण होते हैं, कुछ कारक होते हैं और कुछ एजेंसी होती है। अब कारक क्या होते हैं, देखिए, संविधान, इसको थोड़ा आगे लिखना, संविधान पहले लिखना, मैंने थोड़ा गलती से लिख दिया, आप लिखना संविधान और समान अधिकार वाले कानून। क्योंकि आपको पता है हर देश के अपने अपने, हर देश के लिए अपना अपना एक संविधान है ना। तो अगर किसी देश में बढ़िया संविधान होगा, उसके कानून अच्छे होंगे सभी के लिए। अब अगर मान लो संविधान है, संविधान के अंदर ये लिख दिया जाए कि भाई गोरे लोगों को ये छूट है, काले लोग घर में रहेंगे, वो बाहर नहीं निकल सकते, उनका बाहर निकलने का टाइम ये है, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी वहाँ पे अधिकार हो ना संविधान के अंदर, वो समान अधिकार हो, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे संग इनइक्वालिटी हो रही है, हमारे संग जो है ना मतलब भेदभाव हो रहा है, उनको ऐसा बिल्कुल ना लगे।
तो कहीं न कहीं शांति निर्माण को क्या अफ़ेक्ट करता है? संविधान इफ़ेक्ट करता है ना? संविधान और समान यानी इक्वल राइट रहे मिलेंगे सबको, सभी के लिए संविधान सेम रहेगा तो शांति रहेगी। अब अगर ये बोल दिया जाए भाई हिंदू के लिए ये संविधान है और मोमडन के लिए ये संविधान है और जो जैन धर्म के लोग हैं उनके लिए ये संविधान है, तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों के बीच में मतलब शांति रहेगी? नहीं, उन लोगों के बीच में ऐसे में कभी शांति नहीं रहेगी। तो यही चीज़ है कि संविधान सभी के लिए सेम हो, और संविधान तो हालांकि हमारे देश में सेम है, बट जो अधिकार दिए गए हैं वो सब अगर समान अधिकार रहेंगे किसी भी देश के अंदर, तो उस देश के अंदर कभी भी लड़ाई नहीं होगी। अब भारत में देख लो, बहुत रेयर केस है कि कभी मतलब वैसे लड़ाई हो, लेकिन इतना कभी लड़ाई वगैरह गृह युद्ध नहीं हुआ है ना। अब देखिए और क्या कारण है जो शांति को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सामाजिक संगठन जैसे एनजीओ, कुछ-कुछ एनजीओ वगैरह भी होते हैं। फीमेल के लिए होते हैं, मेल के लिए होते हैं, राइट को लेकर के होते हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर। तो वो लोग भी मतलब इस क्षेत्र में काम करते हैं कि सबको समान अधिकार मिले, सभी जो महिलाएँ हैं वो घर के बाहर निकलें, पढ़ें, है ना? यही चीज़ है। उसके बाद सम्मेलन व समन्वय, अगर सभी लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो क्या कभी लड़ाई होगी? नहीं, कभी भी लड़ाई नहीं होगी। आप एक क्लास में एक ग्रुप मान लीजिए, जैसे कि क्लास का ग्रुप मानिए, और उसी को साथ-साथ आप समझिए एक देश में ग्रुप, ठीक है? क्लास का एक ग्रुप है, क्लास को समझो कि आप देश में हो, 4 लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वो चारों लोग संग में रहेंगे, उनके बीच में समन्वय रहेगा, वो सब आप एक-दूसरे से मतलब चारों लोग सही से बात करेंगे, तो क्या उनमें कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा? नहीं होगा। तो अगर समन्वय रहेगा तो क्या होगा? शांति निर्माण रहेगा। यानी कि शांति निर्माण का विभिन्न कारक क्या हो सकता है? शांति निर्माण को अफ़ेक्ट क्या करेगा? समन्वय। अगर समन्वय नहीं होगा तो शांति निर्माण नहीं होगा, समन्वय होगा तो शांति निर्माण होगा। ऐसे लिखना है आपको पेपर में, जैसे मैं बता रही हूँ। शिक्षित वातावरण, आपको पता है कि एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अब हम ये पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाने का मोटिव क्या है? अरे यार, हम क्यों पढ़ रहे हैं संघर्ष के बारे में, हम सबको पता है ना? आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि ये कॉलेज वालों ने क्या सब्जेक्ट दे दिया, लेकिन सब्जेक्ट दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों मिला है। और कारण बेसिकली यही है कि अगर हमारे देश के बच्चे या हम लोग समझदार होंगे, सब शिक्षित होंगे, सब एजुकेटेड होंगे, तो उनकी नज़रों में सब समान रहेंगे। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, कुछ भी नहीं, सब भाई-भाई। क्या हैं? सब भाई-भाई, सब बहनें-बहनें, है ना? तो यही चीज़ है। शिक्षित वातावरण अगर रहेगा तो देश में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पढ़े-लिखे लोगों को ना अपने आप से मतलब होता है, और मतलब सरकार से मतलब होता है। उन्हें ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कुछ लेना-देना नहीं होता है। क्योंकि वो समझते हैं कि भई हम चारों सेम ही हैं, कहीं किसी का ठप्पा नहीं लगा है कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है। पीके पिक्चर देखी है ना, तो इससे तो कुछ सीखे ही होगे आपको आप लोग। तो यही चीज़ है, ठीक है? अब देखिए संवेदनशील नेतृत्व का मतलब होता है कि जो लीडरशिप है ना, वो ऐसा हो, वो सबकी बात सुने। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी विषय को लेकर के लड़ाई हो रही है तो वो सबकी बात को सुने। तो अगर कोई भी लीडर है वो सबकी बात को सुनेगा, दोनों पक्षों की बात को सुनेगा, तो शांति रहेगी। अब मान लो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है, ठीक है? वो सिर्फ जो लीडर है वो सिर्फ एक को सुन रहा है, सिर्फ इसकी सुन रहा है, मुसलमान की नहीं सुन रहा। तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके समुदाय को भाई अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। तो इससे क्या है कि शांति को क्या करेगा, वो शांति जो हमारे देश में जो शांति जो कायम है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। वो शांति जो है वो अशांति में बदल जाएगी। तो यही चीज़ है, अगर नेतृत्व करने वाला बंदा अच्छा होगा तो शांति निर्माण होगी। वो दोनों तरफ की बातों को नहीं सुनेगा तो फिर शांति निर्माण नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मीडिया की भी एक अपनी एक भूमिका होती है। मीडिया की भूमिका ये होती है कि आपको पता है अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर चाहे वो नेशनल लेवल पर, तो हम लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती है, आप बताइए? हम लोगों को जानकारी सारी की सारी टीवी से मिलती है। मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया का मतलब टीवी, टीवी का मतलब न्यूज़ चैनल, है ना? वहीं से मिलती है। अब अभी तो मुझे याद नहीं है, मैंने हालाँकि अभी आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था कि उस वियतनाम में शायद लड़ाई हो रही थी, तो वियतनाम में जो अमेरिकी सैनिक मर रहे थे, तो अमेरिका में कैसे वहाँ पे पहुँचा कि भाई वियतनाम में लड़ाई हो रही है, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्हें पता लगा कि भाई इस देश में लड़ाई हो रही है और हमारे अमेरिका के जो सैनिक हैं वो बिना फालतू में वहाँ पे मारे जा रहे हैं, मतलब सबकी उनकी मृत्यु हो रही है ना?
तो मीडिया के भी एक बहुत अहम रोल रहता है शांति निर्माण करने के लिए, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर जो है ना वो मीडिया है। अगर मीडिया है तो डेमोक्रेसी है, क्योंकि वही जो है ना, वही हमें सब चीज़ों को सही दिखाती है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। अब कई बार होता है, आपने देखा होगा कि उसमें भी डिबेट होती है, वो चीज़ एक अलग है। तो मीडिया अगर सही रहेगी तो शांति निर्माण रहेगा, मीडिया एक तरफ रहेगी तो फिर शांति निर्माण नहीं होगा। क्योंकि किसी भी मुद्दे को लेकर लड़ाई है, जैसे किसानों को लेकर के, तो दोनों की बात को दिखाना चाहिए, किसान की बात को भी और सरकार की बात को भी। अब मीडिया दिखा रही है उसमें चुनाव इलेक्शन इलेक्शन, वहाँ पे एक तरफ किसान धरना बैठे हैं, तो किसानों को लगेगा नहीं कि भाई हमारे तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें तो टीवी में मतलब हमारे ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना। तो इसलिए मीडिया की भी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। उसके बाद देखिए सुरक्षा क्षेत्र पुलिस सेना। सुरक्षा क्षेत्र पुलिस सेना में बस आप थोड़ा सा छोटा सा टॉप पॉइंट लिखोगे, बस यही चीज़। अगर पुलिस वगैरह सब सही रहेंगे, सेना सब सही रहेगी, तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मतलब शांति निर्माण रहेगा। और पुलिस वगैरह ही अगर ऐसी हो जाएगी कि बिना फालतू में किसी को मार रही है, तो फिर आपको पता है शांति जो है वो अशांति में बदल जाएगी। और यहाँ पे देखिए कुछ एजेंसी हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि आपसे एजेंसी भी पूछी है, तो ये आपकी एजेंसी हैं, ये भी आप एजेंसी में लिखोगे। जैसे कि यूनेस्को है, वर्ल्ड बैंक है, नाटो है, सीटो है। अब नाटो है, नाटो का काम क्या है? नाटो क्या कहता है? नाटो यही कहता है ना कि अगर हम सब नाटो में शामिल हैं, हम सारे देश, अभी कितने देश हैं? 32 देश है ना, 32 है 33 है, 32 हैं। कितने देश हैं नाटो में? 32। नाटो की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में बताना। नाटो की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में बताना है, ठीक है। अभी नाटो के अंदर हालांकि शायद 32 हैं, और 32 हैं या 33 हैं, ये मुझे कंफर्म करके बताना। और लास्ट इसके अंदर कौन जुड़ा है, कौन सा देश जुड़ा है, ये भी कमेंट करके बताना। देखती हूँ कितने लोगों को पता है, ठीक है। अब जैसे नाटो है, नाटो में जितने भी देश शामिल है, तो उनके अंदर क्या है कि भाई अगर हम 32 देश हैं, हमें अगर किसी भी देश के ऊपर अगर किसी ने युद्ध कर दिया, या किसी के ऊपर किसी ने मतलब कुछ भी किया, तो यानी कि ये है कि भाई पूरे नाटो के ऊपर ही उसने हमला किया है, दूसरे देश ने। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक को मारा, एक को मारने का मतलब कि 32 के 32 देशों पे हमला किया गया है। तो ये 32 के 32 देश क्या हैं? एक हो जाएंगे। तो यही नाटो का उद्देश्य है, शांति बनाना के साथ साथ कि अगर कोई आप पे हमला कर रहा है, तो ये सिर्फ आप पर नहीं है, ये नाटो के सभी देशों का है, मतलब कि सभी देशों पे हमला हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो मैंने कराए ना, मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं लिए हैं इसमें से, यही 3 टॉपिक लिए हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, और इसलिए वीडियो का जो लेक्चर है वो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो ये लास्ट है, इसको और थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। शांति निर्माण के महत्व क्या होते हैं? बेसिकली शांति निर्माण का महत्व यही होता है, स्थिर और सुलझे समाज का निर्माण करना। क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? शांति निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होगा, समाज का विकास होगा, और विकास होगा तो समाज जो है स्टेबल रहेगा। विवादों और संघर्षों के स्तर को कम करना, बहुत ईजी है ये चीज़ें, अब आप लिख लोगे जो मैंने बोला है ना, इतना इतना, यही थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है कि शांति निर्माण का दूसरा महत्व है विवादों और संघर्षों के स्तर को कम करना। यदि राज्य या देश के अंदर शांति रहेगी, तो शांति निर्माण रहेगा, और वो समाज का विकास है, समाज को विकास की ओर ले जाएगा। साथ ही संघर्षों के स्तर को कम करेगा। स्तर कम होगा तो क्या होगा? समाज का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा तो विकास होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, है ना। विकास उन्मुखी होता है। संवाद का विकास आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ना, यहाँ पे ना लोग एक दूसरे से संवाद करने लगते हैं, मतलब बोलने लगते हैं अपने विचारों को। जैसे मान लो कोई 2 देश आपस में नहीं बोल रहे हैं, या कोई 2 बच्चे आपस में नहीं बोल रहे हैं, और किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो दोनों बच्चे भी आपस में बोलने लगते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो वहाँ पे क्या है कि वो अपने अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो अपनी अपनी बातों को एक दूसरे को समझा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? लोगों की समझ विकसित हो रही है। हो सकता है कि ए मतलब जैसे मान लो कि 2 लोग हैं, ए और बी। अब बी ने ए को कुछ समझाया, तो ए को लगेगा ना कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है।
तो इससे क्या होगा, ए की समझ विकसित होगी। ऐसा कोई पॉइंट जो ए बी को समझा दे उस कन्फ्लिक्ट में, तो हो सकता है कि भाई बी की जो समझ है वो थोड़ी विकसित होगी। तो इससे क्या है कि दोनों आपस में खुल गए, दोनों का आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ, साथ ही उनकी जो समझ है वो भी विकसित हुई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती है। बाकी कोई भी अगर नहीं आता है लिखना तो मुझे आप टेलीग्राम कर देना, मैं आपको बता दूँगी। वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके आप ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने यूनिट 2 के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के पास तक ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।